एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने बेसिक चीजें डिस्कस की थी और साथ में ही अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा था। अब आज देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो जो साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ में नोट्स बना सकते हैं, और जिसको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं वस्तु की गति की जानकारी के लिए 3 तथ्यों का ध्यान में होना आवश्यक है। फर्स्ट है बल की दिशा, सेकंड है वस्तु की गति की दिशा और थर्ड है क्रिया बिंदु की स्थिति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो अपन को 3 चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो वस्तु गति कर रही है उस वस्तु पे बल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उस डायरेक्शन का ध्यान में होना अपन को आवश्यक है कि वो डायरेक्शन कौन सी है। अगर कोई वस्तु है, वस्तु पे ऐसे बल लग रहा है या ऐसे बल लग रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है, नीचे की तरफ बल लग रहा है, बल की डायरेक्शन कौन सी है, तो वो अपन को ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर दूसरा आता है वस्तु की गति की दिशा। जब वस्तु पे बल लगता है तो वस्तु कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन का भी ज्ञान होना आवश्यक है। फिर थर्ड है क्रिया बिंदु की स्थिति। तो जब वस्तु गति कर रही है तो वहां पे क्रिया बिंदु की स्थिति क्या है, तो ये 3 चीजों का ध्यान में होना आवश्यक है। फिर देखते हैं आगे, यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लग रहा हो तो वस्तु की गति रेखीय गति होगी। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं वो वस्तु उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उस टाइम होगी वस्तु की रेखीय गति। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बस है, इस बस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये बस है, बस मूव भी कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इस टाइम जो ये बस होगी, बस की गति होगी रेखीय गति। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वस्तु उसी डायरेक्शन में अगर आगे चली जाती है, मूव करती है, तो वो होती है रेखीय गति। फिर आता है यदि किसी एक बिंदु के लिए कण का वेग व बल एक दूसरे के लंबवत हो तो कण की गति परवलयाकार पथ में होगी। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए जो वस्तु की गति और बल आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उस टाइम अपन बोल सकते हैं कि वस्तु पैराबोलिक मोशन में है या परवलयाकार पथ में है। अपन देखते हैं अगर किसी वस्तु को जमीन से अगर अपन थीटा डिग्री के एंगल पे अपन फेंकते हैं तो जब वो वापस जमीन पे आती है तो एक वो परवलयाकार पथ बनाती है, पैराबोलिक पाथ बनाती है। अपन देखते हैं जो पैराबोलिक पाथ होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी 0 मिलती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे अपन देखते हैं जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन को मिलती है इस डायरेक्शन में, और जो वस्तु का जो भार है, वस्तु पे जो फोर्स है वो लगता है नीचे की डायरेक्शन में। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बना है 90 डिग्री एंगल। तो ये हो गया परवलयाकार पथ। परवलयाकार पथ में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें वस्तु की गति की दिशा और बल आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फिर आता है यदि वस्तु की गति की दिशा व बल सदैव एक दूसरे के लंबवत हो तो कण वृत्ताकार पथ में गति करेगा। अपन देखते हैं सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव करता है, जब कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो हर पॉइंट पे कण की गति की दिशा परिवर्तित होती है। अगर यहाँ पे पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट होगा वही होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेग की दिशा। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्शरेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेग की दिशा। तो अपन देखते हैं वृत्ताकार पथ में हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है अंदर की तरफ और वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस साइड में। तो अपन देखते हैं फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस टाइम अपन बोल सकते हैं वह पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में या वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने 3 चीजें देखी, जिस साइड में फोर्स लग रहा है अगर वस्तु उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वस्तु इसी डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रही है तो वो होती है रेखीय गति। अगर एक पॉइंट के लिए वस्तु के वेग की दिशा और फोर्स आपस में लंबवत हो तो अपन बोल सकते हैं कण की गति होती है परवलयाकार गति या पैराबोलिक पाथ में वो पार्टिकल मूव करता है। अगर हर बिंदु के लिए वस्तु के वेग की दिशा और बल आपस में लंबवत हो, 90 डिग्री का एंगल उनमें बनता हो, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में हमेशा
90 डिग्री का एंगल बनता है तो अपन बोल सकते हैं वो पार्टिकल होगा सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे अपन ने 3 चीजें देखी है, तो जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकता है। अब देखते हैं अपन अरस्तु ने गति के बारे में क्या बताया। तो देखते हैं अरस्तु की भ्रामकता। देखते हैं अरस्तु के अनुसार कोई वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो अरस्तु बताता है यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु को गतिशील बनाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। वस्तु गति कर रही है तो वस्तु थोड़ी देर बाद जाके गति करना बंद कर देगी, तो उस वस्तु को अपन चाहते हैं वो गतिशील अवस्था में ही रहे, तो अपन को उस पर बाह्य बल देना पड़ेगा। अगर बाह्य बल उस पर लगता रहेगा तो वस्तु गति करती रहेगी, ऐसा बताता है अरस्तु। एक एग्जाम्पल भी देते हैं वो, किसी बॉल को समतल पर लुढ़काया जाता है तो बॉल कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। बॉल को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अरस्तु अपनी थ्योरी के अनुसार एक एग्जाम्पल भी देता है कि अगर अपन किसी बॉल को लुढ़काते हैं तो बॉल लुढ़कती है, फिर थोड़ी देर बाद जाके वो बॉल रुक जाती है। तो बॉल पहले तो गति में है फिर बाद में रुक जाती है, तो बॉल को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसा उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कोई वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, वैसे ही उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया कि बॉल को जब अपन लुढ़काते हैं तो बॉल लुढ़कती है, थोड़ी देर बाद बॉल आगे जाके रुक जाती है। तो बॉल को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बॉल पे अगर अपन बाह्य बल लगाएंगे तो बॉल गतिशील अवस्था में ही रहेगी। फिर देखते हैं नोट, अरस्तु की दी गई परिकल्पना व उदाहरण दोनों ही गलत है। तो एक वैज्ञानिक आए थे गैलीलियो, इन्होंने बताया था कि अरस्तु ने जो अपनी थ्योरी दी है और जो एग्जाम्पल दिया है वो दोनों ही गलत है। तो देखते हैं गैलीलियो क्या बताते हैं। गैलीलियो का निराकरण। गैलीलियो के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, इसे गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो गैलीलियो बताता है अगर कोई वस्तु मोशन में है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वस्तु गति ही करेगी, उसको गतिशील बनाए रखने के लिए अपन को बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी, अपन को उस वस्तु पे बाहर से बल नहीं लगाना होगा। वस्तु गति कर रही है तो वस्तु गति करती रहेगी, अपन को बाह्य बल लगाने की उस पर आवश्यकता नहीं है। फिर वो एक एग्जाम्पल बताता है, घर्षण युक्त पृष्ठ पर बॉल को गतिशील बनाए रखने के लिए घर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बॉल को जब अपन लुढ़काते हैं तो बॉल गति करती है, बॉल समतल पर गति करती हुई आगे बढ़ रही है, तो जब बॉल समतल पर गति करती हुई आगे बढ़ती है तो समतल और बॉल के बीच में लगता है घर्षण बल। अपन ने पढ़ा था जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है और मूव करती है तो उस पे लगता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। अब बॉल जब समतल पे आगे बढ़ रही है तो उस बॉल और समतल के बीच में लग रहा है घर्षण बल। उस घर्षण बल की वजह से बॉल थोड़ी देर आगे जाके फिर रुक जाती है। अब घर्षण बल के विरुद्ध अपन को बाह्य बल की आवश्यकता होगी। अब बॉल को अगर अपन को गतिशील अवस्था में ही रखना है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो घर्षण बल लग रहा है, उसके विरुद्ध अपन को बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे घर्षण युक्त पृष्ठ नहीं होता, अगर बॉल और समतल के बीच में घर्षण नहीं होता तो बॉल गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो इस प्रकार गैलीलियो अपनी थ्योरी में बताते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, उसको गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार अरस्तु की दी गई परिकल्पना व उदाहरण दोनों ही गलत है। फिर देखते हैं अपन न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इसे जड़त्व का नियम कहता है। तो न्यूटन ने यहाँ पे 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम है यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अपन को बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, उसको गति कराने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, उसको स्थिर बनाने के लिए अपन को बाह्य बल की आवश्यकता होगी। जो वस्तु होती है, वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। यह है जड़त्व का नियम। इस नियम के 3 भाग है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर 3 भाग देखते हैं। तो अपन देखते हैं प्रथम नियम के 3 भाग है, तो यहाँ पे अपन एक एक भाग को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है स्थिरता का जड़त्व का नियम। तो ये स्थिरता का जड़त्व का नियम क्या कहता है देखते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, स्थिरता का जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी,
वह गतिशील अवस्था में नहीं आएगी। अगर अपन चाहते हैं वह गतिशील अवस्था में आ जाए तो अपन को बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो अगर जब तक अपन बाह्य बल नहीं लगाएंगे जब तक वह वस्तु स्थिर ही रहेगी। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रखा है। जब अपन बस में यात्रा करते हैं तो अपन देखते हैं, जब अपन बस में खड़े रहते हैं तो अपन देखते हैं अपन बस में खड़े हैं तो अपन का जो लोअर बॉडी का पार्ट है वो बस के साथ में रुका हुआ है। बस अगर रुकी हुई है तो अपन का जो लोअर बॉडी का पार्ट है वो भी बस के साथ में रुका हुआ है। जैसे ही बस अगर चलना स्टार्ट कर देती है तो जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो भी बस के साथ में चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट कंडीशन में ही है। इसकी वजह से अपन देखते हैं लोअर पार्ट तो बस में मोशन के साथ में आ जाता है लेकिन अपर पार्ट रेस्ट कंडीशन में है। इस वजह से अपन देखते हैं जैसे ही बस आगे चलना स्टार्ट करती है तो अपन पीछे की तरफ थोड़ा झुक जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अपनी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है। फिर देखते हैं गतिशीलता का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, गतिशीलता का जड़त्व कहलाता है। अब अपन देख रहे हैं अगर कोई बस गति कर रही है, अगर बस कोई चल रही है, अगर अपन बस में खड़े हैं तो अपनी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी बस के साथ में गति कर रहा है। जैसे ही बस अचानक से रुकती है तो जो अपनी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी बस के साथ अचानक से रुक जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, अपर पार्ट अभी भी गति करता हुआ है। इसलिए अपन देखते हैं जैसे ही ब्रेक लगता है, जैसे ही बस रुकती है तो अपन थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ में रेस्ट कंडीशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है इसलिए अपन थोड़ा आगे की तरफ झुक जाते हैं। फिर देखते हैं दिशा का जड़त्व। या कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो अपन देखते हैं अपन देखते हैं सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन को ये मिलेगी, और अगर इस पॉइंट पे अगर अपन उस जो पार्टिकल जिस डोरी से बंधा हुआ है उस डोरी को छोड़ दे तो अपन देखते हैं वो पार्टिकल अगर इस साइड में चला जाएगा। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे अगर अपन डोरी को छोड़ दे तो वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। जो पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वो अगर अपन सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे तो अपन को पार्टिकल की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अपन देखते हैं जैसे ही सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और जिस पॉइंट पे अपन धागे को छोड़ देते हैं पार्टिकल जिस साइड में गति कर रहा है वो उसी साइड में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अपन 3 नियम देखते हैं। स्थिरता का जड़त्व, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक तो कोई बाह्य बल कार्य न करे। गतिशीलता का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक तो कोई बाह्य बल कार्य न करे। और दिशा का जड़त्व, कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गतिशील रहेगी। तो यहाँ पे अपन 3 नियम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपन ने पढ़ा फर्स्ट नियम की थ्योरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे जो न्यूटन का प्रथम नियम है